नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एवं हरियाणा की राजनीति में खास इनका अहम योगदान होता है। 7 साल भाजपा सरकार के हरियाणा में हो गए हैं। विस्तार से जानेंगे क्योंकि भाजपा सरकार बार बार 7 साल 7 कमाल की बात करती है। प्रवक्ता हैं, इनसे विस्तार से जानेंगे वो 7 कमाल कौन से हैं। फिर हम 7 सवाल इनसे अलग से पूछेंगे कि उन पर क्या कहेंगे। जी सर, पहले तो 7 कमाल बताएं आप अपने हरियाणा के। पहला कमाल तो ये है कि आज आप पूरी तरह से भयपूर्ण वातावरण के अंदर जी रहे हैं। जी आप एक नॉर्मल इंसान हैं। आप राजनीतिक घरानों से नहीं आते हैं। जी। अपनी रोजी रोटी कमाते हैं जी और आप चाहते हैं मैं सुरक्षा की भावना के साथ अपने परिवार के साथ जी सकूं। जी ये माहौल अगर किसी ने दिया तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने दिया। आज हर किसी की सुनवाई होती है। अब चाचा और ताऊ नहीं चलता है कि ताऊ का फ़ोन आएगा तो गुंडों को संरक्षण मिलेगा, चाचा का फ़ोन आएगा तो गुंडों को संरक्षण मिलेगा। अब जिस भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरीके का कोई अत्याचार करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। इसलिए अब गुंडे मवाली जो हैं वो बिलों में छुप चुके हैं और एक स्वच्छ वातावरण हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमें दिया है। ये सबसे बड़ा बदलाव इस प्रदेश का, क्योंकि आप अपनी मेहनत से जीविका कमाते हैं, अपनी मेहनत से आप अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। अगर आपको सुरक्षा भी ना मिल पाए, आप गुंडों के राज के अंदर गुंडा तत्वों के खौफ के साथ जिए, तो ऐसे प्रदेश में कोई कैसे रह सकता था। जी तो ये बदलाव एक बड़ा जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। अब आप ये देखिए, कोई भी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, कोई जो विडो हैं, अगर आप उनकी बात करें, दिव्यांग हैं उनकी बात करें, उनका पैसा कौन खाते थे? उनके पैसा वो लोग खा जाते थे दलाल, जो दलाल राजनीतिक संरक्षण प्राप्त थे, जिनको अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों ने एक तरीके का ये धंधा व्यवसाय खोल के दिया था कि आप लोगों के पेंशन का पैसा खा जाइए। उस पैसे के ऊपर, उस पेंशन और भ्रष्टाचार के ऊपर, उस भ्रष्टाचार पर किसने अंकुश लगाया? इस प्रदेश के ईमानदार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने। मनोहर लाल जी ने एक ऐसी व्यवस्था कायम करी जिससे आम व्यक्ति का पैसा उसके खाते में पहुंचे और अपने मोबाइल के ऊपर वो देख सके कि सरकार ने मुझे कितना पैसा अभी दिया है। ये व्यवस्था किसने तैयार करी? मनोहर लाल जी ने। इस प्रदेश के अंदर आपने एक सबसे बड़ी बात महसूस की होगी, रात के वक्त आप शहरों में खास तौर पर जाकर के देखिए, और आपको याद होना चाहिए, जी आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं लेकिन ये आपको भी याद होना चाहिए कि रात को आइसक्रीम वालों की रेडियाँ इसलिए चलती थी क्योंकि बिजली नहीं आती थी। गर्मी में लोग अपने बच्चों को लेकर के बाहर निकलते थे कि शायद 2 घंटे बाद बिजली आएगी तो हम घर पे जाकर सोएंगे। किसी ने पूरी नींद नहीं ली थी और हमेशा एक राजनीतिक वायदा रहता था कि अगली बार आएंगे तो 24 घंटे बिजली देंगे। बीपीएल परिवारों की जो मासिक आय थी उसको किसने बढ़ाया? 1,20,000 से 1,80,000 के करीब लेकर के आए, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी लेकर के आए। पानी की व्यवस्था देखिए, टेल तक पानी पहुंचाया, जो कल्पना नहीं की थी। 60 सालों से इस बात की लड़ाई चल रही थी कि वहां तक पानी नहीं पहुंच सकता है, टेल तक पानी पहुंचाया। इतनी नौकरी दे दी। हम आज ये कहते हैं हमने कुछ नहीं दिया, आपने अपना अधिकार ले लिया। अब मेरिट के आधार पर नौकरी मिलती है। भाई, एक साइकिल चलाने वाले के बच्चे को अधिकार नहीं है कि सरकारी नौकरी पा जाए? एक गरीब व्यक्ति के बच्चे को अधिकार नहीं है कि मेरिट के आधार पर नौकरी पा जाए? वो पढ़ाई किस लिए करता है? और उसका अधिकार कौन मारता था? उसके अधिकार वो मारते थे जो इस प्रदेश के अंदर राज करते थे। आप ये देखिए, HCS की सूची आती थी और सूची उठा करके देखिए, ज्यादातर बच्चे किसके निकलते थे? एक सवाल तो ये है कि आज एक आम गरीब आदमी पेट्रोल और डीजल कैसे लेगा? इतना महंगा होता जा रहा है। दूसरा, घर में जो रसोई में यूज होता है सिलेंडर, वो बहुत महंगा कर दिया। अब ये 7 कमाल भी तो हैं आपके, ऐसे बहुत सारे कमाल हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ठीक है, नारा स्वरूप अगर इस बात को लेंगे तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके प्रैक्टिकल, इसके पीछे जाएंगे तो इसकी 2 वजहें हैं। पहली वजह यह है, शायद आमजन को इस बारे में अपडेट रहना चाहिए कि पेट्रोल डीजल के जो क्रूड ऑयल के रेट हैं वो कम हो सकते थे। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रॉब्लम है जिसमें ओपेक देश जो उनसे हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उन्हें कहा गया था कि आप अपना क्रूड ऑयल की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाइए। लेकिन अभी एक निर्णय लिया गया है कि वो अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए क्रूड ऑयल के रेट काफ़ी बढ़े हैं। और ये पैसा अब जो हम पेट्रोल या टैक्सेस के माध्यम से आता है, अब ये किसी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी आप यहाँ से उत्तराखंड जाते हों, हरिद्वार जाते हों, मसूरी जाते हों या कहीं पे भी जाते हों, 9-9 घंटे का सफ़र हमने 3-3 घंटे में कर दिया है। वो सड़कें बनाई हैं,
वो हाईवेज तैयार किए हैं, वो व्यवस्थाएं दी हैं। हमने लगभग लाखों स्क्वायर सर्कल किलोमीटर की तारें बिछाई हैं। लेकिन सर जब सड़कें तो हैं लेकिन गाड़ी चलाने के लिए पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ से चलाएंगे हम गाड़ी? नहीं नहीं, बिल्कुल, क्यों नहीं, पैसा क्यों नहीं होगा, पैसा भी होगा, क्योंकि हमने इनकम भी, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया आपने। मैं आपको बता रहा हूँ, हमने इनकम भी बढ़ाई है। ये एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है जिसको हम फेस कर रहे हैं कि क्रूड ऑयल ओपेक कंट्रियों का अभी बढ़ना नहीं शुरू हुआ। लेकिन अब हमने आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ कि पहले भारत के अंदर जो पेट्रोल और डीजल खरीदा जाता था, जो क्रूड ऑयल खरीदा जाता था देशों से, बाहर के देशों से जो इसका ज़्यादा उत्पादन करते हैं, वो अलग अलग खरीदा जाता था। PSU मतलब सरकार अलग खरीदती थी, प्राइवेट प्लेयर अलग खरीदते थे। अब हमने एक समूह बनाया है जिसमें हम बेहतर नेगोशिएशन उन देशों के साथ कर सकें और हम एक साथ उस पेट्रोल और डीजल को खरीदेंगे। और सरकार ने फ़िलहाल जो है पेट्रोल और डीजल के रेट पे काबू पाने के लिए हमारा जो रिज़र्व ऑयल है, उस रिज़र्व ऑयल को भी आम जन के लिए खोलने का निर्णय लिया है। तो हम हमारी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बोलना चाहता हूँ, देश को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थोड़े सेक्रीफाई करने पड़ते हैं, लेकिन आप उस चीज़ का फ़ायदा भी लेते हैं। क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई ट्रक माल लेकर के 20 घंटे में पहुँचता है तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ती है। अगर वही ट्रक 3 घंटे में या 4 घंटे में या 5 घंटे में पहुँचता है तो उसकी कॉस्ट भी कम होती है, उसकी मेंटेनेंस भी कम होती है, बहुत सारी चीज़ें। चलिए आप हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, हरियाणा के अगर बदरपुर बॉर्डर छोड़ दीजिए, बल्लभगढ़ से हम बात करें और अगर होडल तक हमें जाना हो तो लगभग 1-1.5 घंटा लग जाता है, जाम ही जाम। आप कहाँ से बता रहे हैं? बल्लभगढ़ गुड़िया चौक से लेकर कर होडल तक के बीच में। तो आप ये देखिए ना, आपके बीच में ही है। हरियाणा की बात अभी एक एलिवेटेड फ्लाईओवर पलवल के ऊपर बन रहा है, दो बन के तैयार हो गए हैं, एक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की कगार पे है। तो ये रास्ता आपका लगभग 20 मिनट में कंप्लीट होने वाला है, बहुत जल्द 20 मिनट में कंप्लीट होने वाला है। उसके अलावा आपने देखा बाईपास रोड के ऊपर एक बड़े लेवल पे हाईवे तैयार हो रहा है, तो वो बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे जिससे कनेक्ट होगा, तो वो आप देखिए आपके रास्तों को तो 15-15 मिनट तक समेट के रख देगा कि आप 15 मिनट में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। चलिए बड़कल विधानसभा क्षेत्र से आप प्रबल दावेदार भविष्य में हो भी सकते हैं और बड़कल विधानसभा क्षेत्र में आपका रेजिडेंस भी है। वहाँ की बात कर लेते हैं। वहाँ की जो वर्तमान में विधायक है भाजपा की हैं, वो 7 साल से कहती हैं कि मैं बड़कल झील में पानी लेकर के आऊँगी, लेकिन पानी अभी तक नहीं आ पाया। अब ये 7 साल में फेल मान लीजिए या 7वां कमाल है कि पानी आज तक नहीं आ पाया। कब आएगा आपके हिसाब से? नहीं, भटकल की विधायिका भी इसके ऊपर काम कर रही हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक इनिशिएटिव लिया था, लगभग 2018 की बात है, और उसमें हमने STP तैयार करिए थे, जिस STP का पानी फिल्टर हो करके भटकल झील के अंदर जाएगा। और हम लगता है हम बहुत करीब हैं उसके पहले फेज़ पे हम बहुत करीब हैं कि अब जल्दी वो पानी जो है हमारा वो भटकल लेक की तरफ सप्लाई होने वाला है। उसके सारे प्रबंध कर दिए गए हैं, तो भटकल झील के अंदर पानी तो आएगा, जो कल्पना नहीं थी। अब ये क्रिकेट का मैदान नहीं रहेगा, अब ये झील वापस हम इसका स्वरूप देने वाले हैं। एक बात और कर लेते हैं, आपकी बंगाल में ड्यूटी लगी, वहाँ जहाँ जहाँ आपकी ड्यूटी लगी वहाँ कैंडिडेट जीत करके आए भाजपा के। अब आप उत्तराखंड की तरफ कार्य कर रहे हैं भाजपा की तरफ से, क्या कुछ खास नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि उत्तराखंड में देखने को मिला कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, इस तरीके से बदलाव, क्या दोबारा रिपीट कर पाएगी? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तराखंड में आने वाली है। उत्तराखंड की जनता इस बात को जानती है। मैं खुद उत्तराखंड में पूरे कुमाऊं और गढ़वाल का दौरा करके आया हूं और मैंने एक निष्पक्ष तौर पे जानकारी लोगों से ली है। उस जानकारी पे निकल के आया कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाएगी और फिलहाल हमारे सामने कोई भी राजनीतिक पार्टी उत्तराखंड के अंदर नहीं है। चलिए, अंत में कोई आप अपील करना चाहेंगे और कोई संदेश देना चाहेंगे हरियाणा के लोगों को सर, क्योंकि आप हरियाणा की राजनीति से ज़्यादा वाकिफ़ हैं। वैसे आप पूरे देश की राजनीति करते हैं, भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, तो बहुत अच्छे से समझते भी हैं, हर प्रदेश में आपने काम किया भी है, तो हरियाणा के लोगों के लिए कोई खास संदेश? हरियाणा इसी रफ्तार से तरक्की करता रहे। हरियाणा का बच्चा खौफ मुक्त वातावरण के अंदर अपनी ज़िंदगी जिए। हरियाणा में महिलाएं सुरक्षित रहें। हरियाणा में यही जो व्यवस्था हमारी बनी हुई है, व्यवस्था बनी रहे। ईमानदार मुख्यमंत्री का ताज जो हमारे मनोहर लाल जी के सिर पर रखा गया है, वो ताज यूं ही चमकता रहना चाहिए। उसके लिए हरियाणा प्रदेश की जनता, मुझे लगता है, सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी का दायित्व मुख्यमंत्री के तौर पे मनोहर लाल जी को दिया है। वो दायित्व मनोहर लाल जी जिस बेहतरी से निभा रहे हैं, अभी लगभग 20 साल तक मनोहर लाल जी की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर हरियाणा को एक अलग दिशा में लेके जाना है, हरियाणा को देश का उच्चतम राज्य की तरह हमने अगर उसको बनाना है, हरियाणा को तरक्की की दिशा में आगे लेके जाना है,
हरियाणा की पर कैपिटा इनकम को देश की सबसे बेहतर पर कैपिटा इनकम में कन्वर्ट करना है तो मनोहर लाल जी की बहुत सख्त ज़रूरत है। हरियाणा में इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो मनोहर लाल जी की बहुत ज़रूरत है, और मनोहर लाल जी के साथ हरियाणा की जनता है, ये भी हम। अच्छा, आप एक देखिए, राजनीतिक आप आदमी हैं और राजनीतिक आदमी की हर एक की महत्वाकांक्षाएं जरूर होती हैं कुछ ना कुछ। तो क्या आप अगला चुनाव विधानसभा का लड़ना चाहेंगे, राज्यसभा का या सांसद का? मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक शब्द नहीं, बोला कुछ था। ना कुछ तो होगा मन नहीं, में। मैंने आपको एक थोड़ी देर पहले शब्द बोला था कि माननीय मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा गया है। तो हमारे यहाँ पर मैं लड़ना चाहता हूँ या नहीं लड़ना चाहता हूँ, ये मटेरियल नहीं है, ये इमटेरियल है। हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पे आप काम करते रहिए। आपको जो भी दायित्व कभी दिया जाएगा तो आप उस दायित्व को निभाएंगे, और जब आपसे दायित्व लिया जाएगा तो आप वापस कार्यकर्ता के तौर पे काम करते हैं। तो हम कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। कभी पार्टी को ऐसा लगेगा कि हाँ हम भी किसी लायक है, हमें भी कोई दायित्व दिया जा सकता है सरकार के अंदर, तो सरकार तो वो दायित्व दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा तो भारतीय जनता का पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये दायित्व भी हमारे लिए बहुत बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तार से सुना राजीव जेटली को, जो कि प्रवक्ता है राष्ट्रीय भाजपा के, और अभी इनकी ड्यूटी उत्तराखंड में लगी है। कुछ क्षेत्रों का ये दौरा कर करके आए भी हैं। इन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ हमारी ड्यूटी सौंपी गई वहाँ हमने बड़ी ईमानदारी के साथ भाजपा के लिए, भाजपा को बढ़ाने के लिए कार्य किया। आप सभी को ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो कृपया शेयर जरूर करें। धन्यवाद।